नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नाव हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब तक 3 लोगों की लाश बरामद कर ली गई है, यानी एक और व्यक्ति की लाश अभी एसडीआरएफ की टीम ने बरामद की है, यानी कि 12 में से 3 लोगों की लाश अब तक मिल चुकी है। आपको बता दें, 22 साल के पिंटू सहनी, 4 साल के अजमत और 40 साल के शमशूल की लाश बरामद हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि पिंटू सहनी लोगों को बचाने के लिए पानी में कूदा था। दूसरों की जान बचाने के दौरान वो भी पानी में डूब गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जो 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। 12 में से 3 लोगों को का शव जो है अब तक बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सुबह में पागाडी स्कूल के पास नदी के किनारे 4 साल के अजमत की लाश मिली थी, जिसके बाद और जब तलाशी अभियान शुरू की गई तो नदी से शमशूल की भी लाश मिली और अब जानकारी मिल रही है कि पिंटू सहनी की लाश बरामद की गई है। आपको बता दें कि पिंटू सहनी लोगों को बचाने के लिए नदी में कूदा था, उसकी भी जान इस हादसे में चली गई है। सुबह से ही अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, जो अभी सुबह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों की तलाश कर रही है। सभी को मृत मान लिया गया है और अब शवों की तलाश हो रही है। 12 लापता बताए जा रहे थे, जिनमें से अब तक 3 को बरामद कर लिया गया है और अभी 9 जो शव हैं वो बरामद किए जाने हैं। 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाव हादसा को हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे के बाद अब लाश का जो मिलने का सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। अभी एक और लाश जो है वह बरामद की गई है। अब तक 12 लोगों में से 2 लोगों की लाशें जो है वह मिल गई है। सुबह एक 4 वर्षीय बच्चे अजमत की लाश मिली थी, जो उस नाव हादसे में का शिकार हुआ था। उसके बाद अभी एक 40 वर्षीय व्यक्ति शमशुल की लाश जो है वह स्थानीय लोगों ने बरामद की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार जो है वह रेस्क्यू अभियान चला रही है। कई किलोमीटर दूर तक जो है अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी लोग जो हैं लाश को खोजने में लगे हुए हैं। और इस वक्त तो की जो बड़ी अपडेट है वह ये है कि इस घटना में अब तक 2 लोगों की लाश मिल चुकी है। 12 लोग जो है वह लापता हुए थे, जिसमें करीब 10 लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। उनकी भी खोजबीन जो है वह की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, और जरा ये बताइए कि फिलहाल जो लोग लापता हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाई कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, जो अब तक 12 लोग जो लापता हैं, जिसमें से 3 लोगों की लाश जो है अब तक बरामद हो चुकी है, जिसमें पिंटू सहनी की लाश अभी बरामद हुई है। और पिंटू सहनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति हैं जिसने कई लोगों की जान बचाई थी। 2 लोगों की उसने जान बचाई थी और उसके बाद जो है इसी दौरान उनकी भी जान चली गई, वो लापता हो गए थे। और जो लापता लोगों की बात अगर हम करें तो लापता लोगों में 12 लोगों के नाम है, जिसमें रितेश कुमार जो 10वीं कक्षा के छात्र थे, 16 वर्षीय थे। इसके अलावा कामनी कुमारी जो 15 साल की लड़की है, 10वीं की छात्रा है। बेबी कुमारी वो भी 10वीं की छात्रा है। राधा कुमारी वह भी 10वीं क्लास की छात्रा है। सुष्मिता कुमारी जो 9वीं क्लास की छात्रा थी। शमशुल 40 साल के थे, जिनका लाश मिल चुका है। अजमत जो 4 साल के बच्चे थे, उनकी भी लाश मिल चुकी है। वसीम जो 11 साल का लड़का है। साजदा परवीन 11 साल की है। शिवजीत चौपाल 65 साल के। गीता देवी 60 साल के और एक पिंटू कुमार जिसकी लाश अभी मिली है। तो ये तमाम लोग हैं, ये 12 लोगों के नाम हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। यह लिस्ट जो है वह स्थानीय लोगों के द्वारा तैयार की गई थी और अब तक इसमें से 3 लोगों की लाश जो है फिलहाल बरामद की गई है। 9 लोगों की तफ्तीश जो है वह जारी है, जांच जो है वह की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक।
बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आपको आरा से बता दें। आरा में पूर्व वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हथियार से लैस अपराधी पहुंचे थे और कार से उतारकर उन्हें गोली मार दी गई है। पूर्व वार्ड पार्षद की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुराना हरिपुर गांव में गोली मारी गई है। हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कार से घर से पैसा लेने हरिपुर गांव जा रहे थे और तभी उन्हें कार से उतारकर अपराधियों ने गोली मार दी है। वापस घर लौटने के दौरान गोलीबारी की गई। बाइक सवार अपराधियों ने कार से उतारकर उन्हें गोली मारी है। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। कोइलवर थाना क्षेत्र के पुराना हरिपुर गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और आक्रोशित लोग जो हैं वो सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोली मारकर पूर्व वार्ड पार्षद की हत्या की गई है। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसकी हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं वो मछली कारोबारी की हत्या के बाद से शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने गांधी चौक के पास शहर के मुख्य सड़क को आगजनी कर जाम कर दिया है, जिससे आना जाना पूरी तरह ठप हो चुका है। वहीं दुकान बंद कराने के दौरान हंगामा कर रहे लोगों और पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। जमकर बकझक हुई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही एसडीपीओ सदर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास मछली खरीदार बनकर आए 3 अपराधियों ने मछली बेचने वाले सुनील कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 से 4 गोली सुनील को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 6 बजे महिला कॉलेज के पास मछली बेच रहा था एक व्यक्ति, नकाश चौक का ये रहने वाला है। उसे अपाची पर 3 व्यक्ति आया है, अब इसे पीछे से गोली मार दी है, इसकी मृत्यु वहीं पर हो गई है। यहाँ कुछ लोग जाम किए हुए हैं, गिरफ्तारी की मांग है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं। कोई आदमी गोली मार दिया। अच्छा, क्या करते थे? मछली बेचते थे गांधी चौक पर। गांधी चौक क्या कोई दुश्मनी तो हम तो नहीं जानते, विवाद कुछ ना तो है जाने हो गया। और अब बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस विवादित बयान की, जिनके बयान के बाद से बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। साथ ही ये भी कहा कि जब तक उसमें पोटेशियम साइनाइड रहेगा तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। पटना में हिंदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। अब शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री को हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत है तो अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से जहरीला बयान दिया है। नीतीश कुमार जी, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों इस तरह से लगातार आप सनातन धर्म ग्रंथ और सनातन का अपमान करवा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लें। मुझे तो लगता है कि शायद वो करवा चुके हैं, इसलिए वो इस तरह का अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि जेडीयू सभी धर्म का सम्मान करता है, सभी धर्म को मानने वाले लोगों को सम्मान करता है। अगर शिक्षा मंत्री उसमें रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड देखते हैं तो ये उनकी विचारधारा है, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं। धर्म स्वभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी
और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी इलाज वहां पर चल रही है और जिसको लेकर उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार पारस अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। और अगली खबर आपको कटिहार से बता दें, कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे कटाव शुरू हो जा रहा है और कटाव हो जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। बाढ़ और कटाव के रेड जोन कहे जाने वाले अहमदाबाद प्रखंड के पारदियारा पंचायत के कई गांव कटाव की जद में आ चुके हैं। पारदियारा पंचायत में कटाव को लेकर कोहराम मचा हुआ है। लोग ऐसी हालत में प्रशासन से भी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा पद्मा सुरक्षात्मक कार्य योजना के तहत केंद्रीय जल आयोग के निर्देश पर लगभग 150 करोड़ रुपए से इस इलाके में कटाव के स्थायी निदान पर काम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य अभियंता की माने तो टेट्रावेल कंपनी के माध्यम से वोटर सर्वे का काम जारी है। रात 3 बजे यहाँ से खबर गया गांव में जो कटौती चालू हो गया। हम लोग दौड़ के आए, गांव वाला पूरा देख रहे हैं कटौती चालू है। पूरी रात 3 बजे से चालू होकर के 8 बजे तक कटौती होते रहा, लेकिन अब तक कोई ना प्रतिनिधि आया या ना तो कोई प्रशासन आया। हम लोग का पारदियारा पंचायत लगभग 2 हिस्सा खत्म है। अभी तक मेरा खट्टी भवानीपुर, धन्नी टोला, ईसोप टोला, अभी जो है कि कीर्ति टोला के माथा तक कट चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा सरकार। देखिए, गंगा नदी के बाएं तट के बिहार पोर्शन में लगभग 9 किलोमीटर और बंगाल पोर्शन में लगभग 6 किलोमीटर में कटाव की स्थिति जो है थोड़ा ज़्यादा है और इसके लिए बिहार बंगाल के संयुक्त रूप से जो है CWC के निर्देश देख रेख में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं गोपालगंज में बारिश से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है और पानी जमा होने की वजह से फसल जो है वो बर्बाद हो गए हैं। बरौली और सिद्धवरिया प्रखंड के 6 से ज्यादा पंचायतों में किसानों की सैकड़ों एकड़ में खेती बर्बाद होने लगी है। जिला प्रशासन और सरकार से किसान खेतों में जमा पानी की निकासी कराने और नदी का मुहाना खोलने की मांग कर रहे हैं क्योंकि मक्का, धान समेत सब्जियों की खेती बर्बाद। हिस्सा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के कई पंचायतों में बारिश का पानी खेतों में जमा होने के बाद फसलें बर्बाद होने लगी है। किसान परेशान हैं और मायूस हैं क्योंकि उनकी खेतों में घुटने भर बारिश का पानी जमा हो गया है और इस बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे में खेती के बाद किसान मायूस हैं और लगातार अधिकारियों से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी खेतों में जमा पानी की निकासी कर दी जाए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो धान की फसल है, मक्के की फसल है, गन्ने की फसल है या फिर अन्य फसल है, उसकी खेती करने के बाद खेतों में पानी घुटने पर जमा हो गया है और ऐसे में पानी की निकासी नहीं होने से ये फसलें बर्बाद होने लगी है। फसलों की बर्बाद होते देख किसान चिंतित हैं और लगातार निचले इलाकों से पानी निकासी कराने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। स्थानीय किसान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या समस्या हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है खेतों में पानी जमा होने से। फसल को क्षति हो रही है, काफ़ी क्षति हो रही है और हमेशा हर वर्ष यही होता है क्योंकि यहाँ के पानी का निकासी नहीं है, जिसकी वजह से हर साल फसल नुकसान होता है और क्षति होती है। सारे किसानों को परेशानी होती है यहाँ पे। ये अब तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो फसल है वो पानी में डूब चुका है और जो एक बरौली प्रखंड के अगर सरफरा पंचायत की बात करें, सोनबरसा पंचायत की बात करें,
बढ़िया पंचायत की बात करें तो तमाम इस इलाके में ऐसी गांव और पंचायत हैं जहां पर बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया है। कहा जाता है कि ये इलाका निचला इलाका है और इस इलाके में नदी है और नदी की सफाई नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे में खेतों में जो पानी है वो जमा हो गया है और किसानों की फसल बर्बाद होने लगी है। किसान चिंता जाहिर कर रहे हैं और प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ये खेतों में जमा पानी की निकासी हो जाए और फसलों को बचाई जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेपाल बॉर्डर के जोगबनी पहुंच रहे हैं, जहां एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां पर वो एसएसबी जवानों के लिए बने भवन का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1000 बीजेपी कार्यकर्ता कल मौजूद रहेंगे, जिनके साथ बैठक कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के जोगबनी आगमन को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं स्थानीय लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। नेपाल बॉर्डर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। 16 सितंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के इसी नेपाल बॉर्डर इलाके में आने वाले हैं। दरअसल तस्वीर जो है भारतीय क्षेत्र के सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन जोगबनी की है और फिर ठीक एक सड़क पार करते हुए जो है आप सामने जो है आप तस्वीर देख सकते हैं कि यह नेपाल की बिल्कुल खुली सीमा है जहां से लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल के इस नेपाल बॉर्डर के इलाके में दौरे को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि यह नेपाल की जो खुली सीमा है, अररिया से लगभग 100 किलोमीटर की खुली सीमा लगती है। को एसएसबी के कैंप का भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बूथ अध्यक्ष से संबंधित बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हों और भी जिला कमेटी है, मंडल कमेटी है, यानी कि मान के लगभग चलिए कि 1000 कार्यकर्ताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और गुरु मंत्र दिया जाएगा कि 2024 में कैसे पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराना है और फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को आज दानापुर में श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वीर सपूत की तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाने के साथ ही उनकी तस्वीर के आगे कैंडल भी जलाया गया। भूतपूर्व सैनिक अरुण फौजी ने कहा कि भारतीय सेना के 4 जाबाज जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इसके बदले देश 400 आतंकी को मार गिराएगा। सैनिकों का ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। निकलते रहिएगा। आज दानापुर छावनी के प्रांगण में गोलंबर पे, आरा गोलंबर पे हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने इन चारों शहीद सैनिकों और पुलिसकर्मियों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये जो 4 शहीद हुए हैं, इसके बदले देश जो है ना 400 आतंकियों को मार गिराएगा, भगा के रखेगा। और मुझे आशा है कि हम सैनिकों का ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। और कैंडल मार्च करके और पुष्पांजलि अर्पित किए। हम लोग ये अपने भारतीय सेना के प्रति इतना हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो उग्रवादी जो हैं ये बच नहीं पाएंगे। सेना अपना काम में लगी हुई है। और झारखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संयोजक के बारे में जानकारी दी है और वैसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस संयोजक का नाम सामने आया है उसी लोकसभा सीट से वो टिकट के दावेदार भी हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव ये संयोजक करा पाएंगे।
झारखंड कांग्रेस में अजब गजब का खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से जुटी कांग्रेस ने सभी 14 लोकसभा सीट के लिए संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। इनका काम अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से बेहतर उम्मीदवार का नाम देना और गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के नेताओं के साथ बेहतर तालमेल कर स्थानीय मुद्दों को उठाना है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे संयोजक या प्रभारी खुद उसी लोकसभा सीट से दावेदार हैं, जहां की जवाबदेही संगठन ने उन्हें दी है। एक नजर डालते हैं कांग्रेस के संयोजक, लोकसभा सीट के प्रभारी और टिकट के दावेदारों पर। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय रांची लोकसभा सीट के प्रभारी हैं, वहीं वे इस सीट से टिकट के दावेदार भी हैं। कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के संयोजक होने के साथ ही टिकट के दावेदार भी हैं। सुखदेव भगत लोहरदगा सीट के प्रभारी होने के साथ ही टिकट पर दावा पेश कर रहे हैं। वहीं धीरज साहू चतरा सीट के प्रभारी के साथ ही दावेदार भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी सिंहभूम सीट के प्रभारी के साथ ही दावेदार भी हैं। तो वहीं गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम सीट की प्रभारी के साथ दावेदार हैं। इसी के साथ जलेश्वर महतो भी धनबाद लोकसभा सीट के प्रभारी के साथ टिकट के दावेदार भी हैं। इसको कहीं भी किसी के उम्मीदवारी से जोड़ के नहीं देखा जाएगा। ये जरूर है कि ये सारे सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों में से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाले होंगे हैं, तो उससे लेकिन हम समझते हैं कि आखिर सभी लोग जो जिनका एक अनुभव रहा है राजनीति, जो आप क्षेत्र की राजनीति का जो अनुभव रहा है, सांगठनिक चीज़ों का तालमेल बनाते हुए जो संगठन में उपाध्यक्ष हैं और जो फील्ड में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनका तालमेल बनाते हुए कैसे हम आगे बढ़े, उसका एक प्रयास शुरू किया गया है। झारखंड कांग्रेस के अंदर इस सूची को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है। कुछ नेताओं ने तो प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष इस बात को भी उठाया, लेकिन दिल्ली दरबार से सहमति के बाद जारी हुई सूची पर फिलहाल कोई बगावत की आवाज बुलंद करने से परहेज कर रहा है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका ये तर्क है कि उम्मीदवार की सूची में कम से कम 3 नाम जरूरी हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि जिन्हें संयोजक या प्रभारी बनाया गया है, उन्हीं को कांग्रेस का टिकट मिल जाए। उस जगह पे जहाँ पर दावेदारी जिनको जिम्मेवारी दी गई है प्रभारी के रूप में, वो खुद वहाँ के दावेदार हैं। लेकिन सिर्फ एक दावेदार नहीं ना, अगर मान लीजिए कि अगर कहीं किसी एक जगह पे दिया गया है तो सिर्फ वो एक दावेदार नहीं होंगे, वहाँ पर 3 या 4 दावेदार भी हो सकते हैं। फिर उनके कार्यों को लेकर के फिर उनके जो फील्ड का जो रिपोर्ट आएगा, जो हमारे जनता किसको वहाँ पर बेहतर समझती है, फिर पार्टी के द्वारा स्क्रूटनी होगी, फिर आला कमान के द्वारा तय होगा, फिर हम लोग लोकसभा में हम लोग चले जाएंगे। झारखंड कांग्रेस के नेता चाहे जितना तर्क दे दें, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयोजक और प्रभारी बनाए जाने वालों के नाम उम्मीदवार की सूची में जरूर होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिस पर आलाकमान की मुहर लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे झारखंड के मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से झारखंड के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बारिश 15 और 16 सितंबर तक जारी रहेगी। वहीं 17 सितंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। राज्य भर में हो रही बारिश से खेतों में लगे धान की फसल को फायदा मिलेगा। राज्य में अब तक सामान्य से 37% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में मौसम की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखने लगा है। लगातार झारखंड में इस वक्त बारिश हो रही है। अगर आप अलग अलग जिलों के लिहाज से भी बात करें और मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान किया गया है उस पर अगर आप गौर करें तो अगले 2 दिनों तक, मतलब आज भी बारिश होगी, 16 सितंबर को भी बारिश होगी और 17 के बाद, या हम ये कहें कि 17 के दोपहर बाद से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। और इस बारिश को लेकर अगर हम कहें, जिस तरह से झारखंड में सुखाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, खासकर अगर हम किसानों के फसल को अगर आप देखें, जो इस वक्त खेत में धान लगे हुए जो फसल हैं उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो इस बारिश से जरूर थोड़ा उन्हें फायदा मिलेगा। बारिश से कुछ फायदा होगा। इस बार तो स्थिति खराब थी झारखंड में। हाँ, कुछ तो फायदा होगा किसानों को। हाँ, बहुत फायदा होगा। खेत सूख रहा था धान का, अब पानी हो जाएगा। लेकिन ये बेमौसम बरसात है। हाँ, नहीं अभी मौसम है। नहीं, मैं धान के लिए
फसल के हिसाब से हम अगर कहें शुरुआती जो कम हुए थे। हाँ, तो शुरुआत में कम हुआ, जो धान रोपा गया उसके लिए अमृत है। ये अभी अमृत है, सही कहा। और मैंने यही कहा आपको कि इस वक्त जो फसल लगे हुए हैं खेत में, उसके हिसाब से लोग भी समझ रहे हैं। और अगर हम मौसम विभाग की भी अगर हम बात कर लें तो ये अमृत की तरह है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो देर से बारिश हुई है और जो अब तक जो आंकड़े हैं झारखंड में 37% से कम, मतलब सामान्य से 37% कम बारिश, तो ये जरूर सरकार और किसान के लिए चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।